एलिनियो रियायत फार्तर जूरिस क्रेसेंडे। ये मैक्सिम है जिसके ऊपर बेस्ड है सेक्शन 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। क्या बोला मैंने? एलिनेशे रियायत फार्ते जूरिस क्रेसेंडे, यानी कि लो जो है, कानून जो है वो फेवर करता है प्रॉपर्टी के एलिनिएशन को, यानी प्रॉपर्टी हस्तांतरित हो, ट्रांसफर हो, इसको फेवर करता है एज कंपेयर टू एक्यूमुलेशन, की एक के पास ही इकट्ठी रहे, ऐसा फेवर नहीं करता है, बल्कि प्रॉपर्टी एक से दूसरे के पास जाए, इस चीज को लो फेवर करता है। Welcome to the class. Now we are going to deal with the section 6 of Transfer Property Act 1882. तो हमें पता चल गया कि ट्रांसफर से रिलेटेड ये सेक्शन बात करता है। सेक्शन 5 हम पढ़ के आए हैं जिसमें बताया कि ट्रांसफर कैसे होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, और किन किन कैपेसिटीज के अकॉर्डिंग ट्रांसफर को क्या किया जाता है, अमली जामा पहनाया जाता है। तो सेक्शन 6 में क्या बोला है? व्हाट मे बी ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर हो सकता है। जनरल रूल ये है कि हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या फिर इंटेंजिबल हो। जनरल रूल यही है कि हर तरीके की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन सेक्शन 6 ये बोलता है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर तो हो सकती है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं। जनरल रूल तो क्या है? सब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है, दो एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन? नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर अदर लॉ, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट। यानी कि इस एक्ट के अलावा दो लॉज हैं हमारे पास, हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज, उनमें जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं माना गया कि इन प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर नहीं हो सकता, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जाएंगी, और जो इस एक्ट में बताया गया कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल नहीं है। कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं? वो सेक्शन 6 के क्लोज ए से लेके क्लोज आई तक डिफाइन कर दी गई। तो हम हर चीज को पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ए, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर अदर लॉ, मतलब ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट को छोड़ के किसी और कानून। मैंने बताया हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ। जैसे हिंदू लॉ में कॉपर सिंजी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कोई भी मठ से रिलेटेड अगर किसी महंत के अधिकार हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वक्फ से रिलेटेड किसी मुतवली का अधिकार है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इस तरीके से दान में ली गई प्रॉपर्टी या दान वाली प्रॉपर्टी, दान में कुछ मिला है, उस चीज को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में जिन भी प्रॉपर्टीज को नॉन ट्रांसफरेबल बताया गया उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर आता है नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस एक्ट, यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्लोज ए से लेके क्लोज आई तक हमारे पास है। सबसे पहला है स्पेस सक्सेनियस। अब देखिए स्पेस सक्सेनियस जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है, ये वर्ड ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 6 के क्लोज ए में नहीं लिखा। तो जब आप बेयर एक्ट में जाएंगे तो आप ये मत सोचिएगा कि इस शब्द को ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। ये टेक्निकल टर्म है जो क्लोज ए में जो 3 वर्ड्स बताए गए, 3 चीजें बताई गई, 3 तरीके की प्रॉपर्टीज बताई गई हैं, उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए ये एक टर्म है स्पेस सक्सेनियस। यानी कि क्या टर्म्स है वो, किन चीजों को डिफाइन किया गया? पहले बताया गया चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट, दूसरा बताया चांस ऑफ लेगेसी या एनी अदर पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रांसफर। अब तीनों चीजों में देखो एक चीज कॉमन है, वो है प्रोबेबिलिटी। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास कोई प्रॉपर्टी आ सकती है, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है कि आएगी या नहीं, तो उस प्रोबेबिलिटी के बेस पे उस प्रॉपर्टी को वो अपना अधिकार मान लेता है और उसको आगे ट्रांसफर कर लेता है। तो सेक्शन 6 का क्लोज ए बोलता है ये वॉइड एब इनिशियो है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसी प्रॉपर्टी जिसको एक व्यक्ति ये सोचता है मुझे चांस है मिलने के और उसको वो आगे ट्रांसफर कर दे, वो पॉसिबल नहीं है, वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। एक एक करके तीनों टर्म समझेंगे। पहली बात है चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट। चांस ऑफ एन हायर अपेरेंट का मतलब एक व्यक्ति, उसको लगता है कि मैं किसी व्यक्ति का उत्तराधिकारी हूं, जैसे पिता का उत्तराधिकारी पुत्र, उसे लगता है पिता की जो संपत्ति है वो मेरी ही होगी, तो पिता के जाने के बाद संपत्ति मुझे ही मिलेगी। इस बेस पे वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है। ये जो होगा, ये जो ट्रांसफर है वो वॉइड है, गलत है, उस चीज को नहीं किया जा सकता। क्लोज ए में ये बताया गया। अब इसके लिए हमारे पास एक केस लो है और वो केस लो है ऑफिशियल असाइनी मद्रास
वर्सेस संपत नायडू 1933 का केस। इसमें क्या हुआ, एक व्यक्ति ने ये सोच के कि मुझे हायर अपेरेंट, मैं जो है उत्तराधिकारी हूँ, ऐसा मान के उसने कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज कर दी। तो मोर्टगेज करने के बाद हो सकता है कि एंड में यानी बाद में प्रॉपर्टी अल्टीमेटली उसको ही मिलने वाली थी या मिल भी जाती है, तो भी उसने चांस के बेस पे, प्रोबेबिलिटी के बेस पे जो मोर्टगेज किया था उसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और ऐसी मोर्टगेज को वॉइड एब इनिशियो मान लिया गया। तो ध्यान दीजिएगा, हायर अपेरेंट के तौर पे जब एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करता है तो वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। दूसरी जो चीज जो है, जो बात जो है क्लॉज ए में डिफाइन की गई, वो है चांस ऑफ लेगेसी। लेगेसी का मतलब अगर किसी को लगता है मेरा कोई रिश्तेदार है और उस रिश्तेदार के कोई भी वारिस नहीं है, तो उसकी मृत्यु के बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो मुझे ही मिल सकती है, प्रोबेबिलिटी है, मिल सकती है, हायर चांसेस है मिलेंगे, और उसके बेस पे वो किसी और को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है, तो वो भी वॉइड है, वो भी नॉन ट्रांसफरेबल है। लेगेसी के बेस पे, चांस ऑफ लेगेसी के बेस पे भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की जा सकती। तीसरी चीज बोलते हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी अगर एक व्यक्ति को लगती है मुझे मिलने वाली है और उस पॉसिबिलिटी के बेस पे वो ट्रांसफर करता है, तो वो भी वॉइड है। जैसे कि एक व्यक्ति, बहुत क्लासिकल एग्जांपल है इसका, एक व्यक्ति लॉटरी का टिकट खरीद के लेके आता है। अब लॉटरी का टिकट क्या है, प्रोबेबिलिटी है, लॉटरी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती, और वो सोचता है कि मेरी लॉटरी लग जाएगी, उसके बेस पे वो कुछ डील कर लेता है या फिर उसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रांसफर कर लेता है, तो वो भी क्या है, वो भी वॉइड एब इनिशियो, वो भी नहीं हो सकता। या फिर लॉटरी से जो बेनिफिट आएगा वो आप ले लीजिएगा और उसके बेस पे वो कुछ बेनिफिट लेना चाहता है, तो वो भी गलत है, वो भी अलाउड नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्या, जो मैंने आपको तीनों चीजें बताई, ये तीनों चीजें टेक्निकली डिफाइन की जाएंगी स्पेस सक्सेनियस के तौर पे, स्पेस सक्सेनियस के तौर पे, ये ध्यान दीजिएगा। फिर आता है हमारे पास क्लोज बी, जो बोलता है राइट ऑफ री एंट्री। तो राइट ऑफ री एंट्री का क्या मतलब है, देखिए, री एंट्री यानी एक व्यक्ति अपनी कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को किराए पे, लीज पे देता है, तो उसके बाद उसका अधिकार है उस लैंड पे, उस प्रॉपर्टी पे जाने का, यानी कि री एंट्री का। किन केसेस में, या तो उसे लगता है कि जिसको मैंने किराए पे दी है वो कुछ गलत कर रहा है प्रॉपर्टी पे, या फिर वो अपने अरियर्स ऑफ रेंट, अपने किराए को जो इकट्ठा हो गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसको कलेक्ट करने के लिए वहां पर जाता है। किसी भी तरीके से उसका अधिकार तो है अपनी प्रॉपर्टी पे एंट्री करने का, तो वो अधिकार यानी मेरी प्रॉपर्टी पे वापस जाने का अधिकार है, उसको भी जो है ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसका भी एक केस जो है हमारे पास, री डेविस वर्सेस कंपनी। ये क्या केस लो है, इसमें ये हुआ, ए और बी दो व्यक्ति थे, ए और बी दो लोग थे, इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हायर परचेज का। किस चीज का, हायर परचेज का। ए ने बी से कुछ गुड्स खरीदे, किस पे, हायर परचेज पे, यानी कि इंस्टॉलमेंट पे मैं पेमेंट करूंगा, ऐसा ए ने बोला। तो जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं हो जाएगी तब तक ए का पूरा अधिकार उस पे नहीं होगा, हायर परचेज का रूल होता है। तो जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं होती तब तक क्या होगा, ए का पूरा अधिकार नहीं होगा, अधिकार किसका रहेगा, बी का रहेगा। अब इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती और बी क्या करता है, बी जो होता है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, जैसे कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर जो है हम इंस्टॉलमेंट आपने पूरी नहीं की तो मैं अपनी गुड्स वापस ले लूंगा, तो उसके मुताबिक वो जाता है और क्या करता है, खुद नहीं जाता बल्कि अपने किसी क्रेडिटर को या किसी और पर्सन को भेज देता है। तो ये चीज अलाउड नहीं है, यानी कि अगर आपके पास अधिकार है री एंट्री का, अपने परचेज को वापस लेने का, अपने इंस्टॉलमेंट के गुड्स जो कि वापस दिए गए, आपने दिए और वो आपको उसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसके लिए क्या होगा, जो अधिकार है वो उसी व्यक्ति का है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है, पार्टी में है, उसके अलावा किसी और व्यक्ति को वो हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। आई होप एक एग्जाम्पल तो होगा, वो क्लियर होगा। क्या केस में बताया मैंने आपको, री डेविस वर्सेस कंपनी, और केस में क्या था, कॉन्ट्रैक्ट था हायर परचेज का, दो लोगों ने बनाया और उसमें क्या था, इंस्टॉलमेंट में गुड्स आने थे, इंस्टॉलमेंट में गुड्स के बाद पेमेंट भी इंस्टॉलमेंट में होनी थी। अब ये था, अगर जो पर्सन है जो कि परचेजर है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, पैसे नहीं देता, तो जो पर्सन जिसने की बेचा यानी सेलर है, वो क्या करेगा, अपने गुड्स को वापस ले लेगा। और ये अधिकार किसको है, सिर्फ सेलर को ही है, वो किसी और को नहीं बोल सकता कि जाओ मेरे सामने अब जाके गुड्स तुम ले लो, मुझसे गुड्स तुम ले आओ। तो ये अपने क्रेडिटर या किसी और पर्सन को वो उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता। राइट ऑफ री एंट्री,
क्लोज सी पे आ जाते हैं राइट ऑफ ईजमेंट। तो ईजमेंट के अधिकार को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ईजमेंट मीन सुखाचार, यानी जब एक प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उससे रिलेटेड कुछ हमें अधिकार मिलते हैं, तो उसका भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे कि हमारे पास इसका एक केस लो है जिसमें बताया गया कि छत पे कपड़े सुखाना या फिर बालकनी में कपड़े सुखाना, ये भी क्या है, ईजमेंट में ही आता है और वो भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कौन सा केस लो है हमारे पास, वो केस गणेश प्रकाश वर्सेस खंडू बख्श 1918 का केस। उस केस में क्या बोला कि छत पे सुखाना कपड़ा या बालकनी पे कपड़े सुखाना भी ईजमेंट का और राइट ऑफ ईजमेंट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हमें एक इंपॉर्टेंट बात इसमें ये लेके चलनी है कि राइट ऑफ ईजमेंट को ट्रांसफर किया जाता है उसी केस में जबकि प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो। जैसे एक व्यक्ति ए के पास कोई घर है, ठीक है, एक व्यक्ति ए के पास कोई घर है। अब उस घर से जुड़ा जो भी आसपास ड्रेनेज का अधिकार है, लाइट का अधिकार है, वो सब किसका है, ए का है। तो ए उस अधिकार को, ईजमेंट को बी को नहीं दे सकता, यानी किसी और व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर कर सकता, वो उसका ही है। हाँ, अगर वो ए अपनी जो प्रॉपर्टी है, डोमिनेंट हेरिटेज जिसके के बारे में ईजमेंट है, उसको ही अगर किसी और को ट्रांसफर कर दे तो ईजमेंट ट्रांसफर हो सकता है, अदरवाइज सिर्फ ईजमेंट का अधिकार ट्रांसफर नहीं हो सकता। फिर आता है रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। अब रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि पहली बात तो ये है कि जो भी मठ है, मठ से जुड़े महंत के जो अधिकार है, वक्फ है, वक्फ से जुड़े मुतावली के जो अधिकार हैं, या फिर सर्विस टेन्यूर से रिलेटेड जो भी पैसे मिलते हैं वो, या फिर हम बात करें जो रिलीजियस जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके जो एमोल्यूमेंट्स होते हैं, उनके जो धन आता है, उनके जो पैसे आते हैं, वो सब चीजें जो होती हैं वो ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट है वो किसका है, उन्हीं व्यक्ति का है जो कि जुड़े हुए हैं, जो कि बेसिकली रिलीजियस सर्विस टेन्यूर, जैसे कोई अगर कोई जॉब करता है तो वो अपनी क्या करेगा, जॉब अपने बाप में पैसे लगेगा, उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में ये चीजें आ जाती हैं। अब इसका भी हमारे पास एक केस लो है, वो केस लो क्या है, वो शोईराजानंद वर्सेस पियरी चाम 1902 का केस है। इस केस में ये बताया गया कि जो भी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ पूजा से अगर चढ़ावा चढ़ता है कहीं पर पूजा के दौरान या किसी प्रोग्राम के दौरान, रिलीजियस प्रोग्राम के दौरान कोई चढ़ावा चढ़ता है, तो उस चीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वो उसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, उसी टेम्पल या मोस्क से जुड़ा है, उस चीज को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब इस चीज से रिलेटेड ही अलग अलग जो हाईकोर्ट से उनके अपने अलग अलग मत हैं, उनकी अपनी अलग अलग ओपिनियंस हैं, जैसे कि अलग अलग मत हैं। जैसे कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने तो ये बोला कि जो रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट है, यानी कि अगर पूजा के दौरान चढ़ावा चढ़ेगा, वो क्या है, वो अनसर्टेन है, पता नहीं चढ़ेगा कि नहीं, प्रोबेबिलिटी है, तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ये बोलते हैं कि वो संभावना है कि जब पूजा के लिए लोग एकत्रित होंगे तो चढ़ावा चढ़ेगा, तो उसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। तो अलग अलग हाई कोर्ट्स का अपना अलग अलग मत है इस चीज में कि रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, नहीं। जनरली क्या है, जो एक्ट में बताया गया क्लॉज डी में कि रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो रह गई, सॉरी फॉर दैट। स्पेस सक्सेशनिस्ट में जनरली क्या है कि इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि फैमिली अरेंजमेंट के थ्रू, यानी कि फैमिली अरेंजमेंट बन जाए या फ्यूचर इंटरेस्ट पहले से ही क्रिएट कर दें आपस में फैमिली वाले मिलके, तो उस चीज को जो है वो ट्रांसफर करा जा सकता है। और ये भी एक केस में हेल्ड हुआ था, गुलाम अब्बास वर्सेस हाजी कयूम अली। तो इस केस में ये कहा गया था कि जो अगर फैमिली अरेंजमेंट बना देते हैं कि हाँ ठीक है, ये जो स्पेस सक्सेशन है इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर हम बात करें कोई फ्यूचर इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, तो वो भी ट्रांसफर हो सकता है अगर फैमिली अरेंजमेंट पहले से ही बन जाता है। तो अभी ये हो गया, रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट भी हो गया। क्लोज डी पे आते हैं। क्लोज डी के बाद एक डी जुड़ा इसमें 1929 के अमेंडमेंट के बाद में क्या था, राइट ऑफ मेंटेनेंस। तो राइट ऑफ मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अब राइट ऑफ मेंटेनेंस में एक बात निकल के आती है, जो अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस है उनको ट्रांसफर करा जा सकता है, जो भी एक्शनेबल क्लेम बन के आएंगे उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, बट राइट ऑफ मेंटेनेंस को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अरियर्स ऑफ मेंटेनेंस ट्रांसफरेबल है, बट राइट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। फिर मेयर राइट टू सू। मेयर राइट टू सू का मतलब अगर कोई व्यक्ति एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा व्यक्ति ब्रीच करता है, जैसे ए और बी दो लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, बी जो है ब्रीच करता है, ए को नुकसान होता है, तो जो डैमेजेस ए को होंगी उसकी भरपाई वो ये नहीं कह सकता बी से कि सी को कर दो, ये पॉसिबल नहीं है।
या फिर बी जो है कुछ गलत काम करता है, सिविल रॉन्ग करता है, जिसको टोर्ट बोलते हैं ए के विरुद्ध। अब ए ये नहीं बोलता जिसकी डैमेजेस बनती है वो सी को ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो जो मेयर राइट टू सू है, जो सू करने का अधिकार है, केस फाइल करने का अधिकार है, उसी व्यक्ति को होगा जो कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होगी, किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखनी है हमें। लेकिन अगर कोई एक निश्चित डेट है, उधार है, एसर्टेन डेट है, तो उस केस को, उस बात को, एसर्टेन डेट से रिलेटेड अगर कोई राइट टू सू है तो वो उसको ट्रांसफर किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है उसमें डैमेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या टोर्ट से रिलेटेड डैमेजेस है, उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई एसर्टेन डेट है, निश्चित उधार है, उसको, उसके अधिकार को वापस लेने का जो अधिकार है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर पब्लिक ऑफिस, तो पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड जो बात है, यानी कि पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड जो, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ऑफिस से रिलेटेड जो भी अधिकार है किसी व्यक्ति को वो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। क्लोज जी बोलती है जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स में है, नेवल में है, आर्मी में है, तो उनको जो क्या करेंगे, अपने आप को मिलने वाली पेंशन, स्टिपेंड्स, उनको जो है क्या करेंगे, ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके अलावा किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ऑफिसर्स वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपने किसी चीज को, अपने जो कि पेंशन है उसको, बेसिकली किसको है, पेंशन की बात हुई है, पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कोई पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको पेंशन मिलती है, वो भी ट्रांसफर नहीं किया जाता। यानी बेसिक बात क्या है, गवर्नमेंट से मिलने वाला कोई भी पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अभी इसका एक केस जो है राजस्थान हाईकोर्ट ने बताया सूरज देवी वर्सेस सीता देवी के केस में कि किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से जुड़े पेंशन को तो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, लेकिन कोई प्राइवेट, अगर पर्सन को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से कोई पेंशन मिलती है तो वो ट्रांसफर हो सकती है। सेक्शन 6 के क्लोज जी में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स की बात हुई है कि वो पेंशन जो है, गवर्नमेंट से मिलने वाली पेंशन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ऐसा बोला गया है। ये केस में हेल्ड हुआ था सूरज देवी वर्सेस सीता देवी, इसको बिल्कुल ध्यान रखना। अदरवाइज दूसरे तरीके की अगर कोई पेंशन कहीं और से मिलती है तो वो ट्रांसफर की जा सकती है। फिर आता है क्लोज एच, जिसमें बोला अपोज टू नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इसके अंदर भी 3 बातें हैं बताई गई हैं क्लोज एच में। सबसे पहले बोली गई कि नेचर ऑफ इंटरेस्ट, नेचर राइट से रिलेटेड कोई भी अधिकार है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे हवा का अधिकार, पानी का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे आप ट्रांसफर, तो ये क्या है, ये वॉइड है, नॉन ट्रांसफरेबल है। दूसरी चीज उन्होंने बोली, अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 के अंदर अगर कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है, यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसको लेके कॉन्ट्रैक्ट बना था वो ही गलत है, अनलॉफुल है, तो उस चीज को भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तीसरी चीज ये बोली कि किसी भी, ये सेक्शन 136 की बात हुई है, इसके साथ चलेगा क्लोज एच के साथ सेक्शन 136 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, यानी कि कुछ ऐसे बताए गए लोग बताए गए जिन जो कि कैपेबल नहीं है ट्रांसफरी होने के। हमने सेक्शन 5 में पढ़ लिया था, ट्रांसफर के पास कुछ कैपेसिटी होनी चाहिए और ट्रांसफरी के पास कैपेसिटी नहीं भी होंगी तो भी चलेगा, लेकिन सेक्शन 136 जो है वो कुछ लोगों को एक्सक्लूड करता है कि उनको जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर तो हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता वो देखिएगा। क्या नहीं हो सकता, एक्शनेबल क्लेम। किनको, अब ये सुनिए, किसी भी जज को, किसी लीगल प्रैक्टिशनर को या फिर कोर्ट से जुड़े हुए किसी भी ऑफिसर को एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी एक्शनेबल क्लेम को सेक्शन 136 में बोला जज, लीगल प्रैक्टिशनर्स, और तीसरी चीज मैंने क्या बोली, कोर्ट से जुड़े हुए किसी भी तरीके के ऑफिसर को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्लोज एच में ये बात बताई गई। फिर आता है हमारे पास क्लोज आई जो बोलता है अनट्रांसफरेबल राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। अब इसमें भी 3 लोगों के बारे में बात हुई है, क्योंकि पहली बात बोली टेनेंट, दूसरा बोला फार्मर, तीसरा बोला लेजी, और ये जो टर्म है वो है ऑक्यूपेंसी, और क्या है, अनट्रांसफरेबल। तो ये तीनों लोग अगर उनके पास ऐसा अधिकार है जो कि अनट्रांसफरेबल है ऑक्यूपेंसी का, यानी जो भी टेनेंट एक लैंड में रह रहा है वो अनट्रांसफरेबल राइट रखता है, वो अपनी ऑक्यूपेंसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो वो नॉन ट्रांसफरेबल में अगर वो करेगा तो वॉइड है। इस तरीके से कोई फार्मर है जो कि पे करता है, रेवेन्यू पे करता है, और उसके पास जो ऑक्यूपेंसी है वो भी अनट्रांसफरेबल है। और तीसरी चीज हमने बोली लेजी, अगर उसके पास कोई ऑक्यूपेंसी है
जो अनट्रांसफरेबल है वो क्या करेंगे, वो अगर वो ऐसी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो ये हमारे पास सेक्शन 6 है, ए से लेके क्लोज आई है, और ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। और ये बहुत क्रूशियल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। आई होप आई एम क्लियर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। थैंक यू so much for listening. Thanks a lot and keep learning and keep smiling.